नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस कार्यक्रम के अंदर। आ, दोस्तों, बात करेंगे आज अपने प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी रविवार की सर। सुबह है और भारत पर संकट के बादल छाए हुए हैं। भारत ही क्यों, पूरी विश्व के ऊपर संकट के बादल हैं और इस बादल का नाम है ट्रंप बादल। अब मोदी जी के ऊपर रोज इल्जामात का सिलसिला जारी है कि मैंने तुमको 21 मिलियन डॉलर दिए, 21 मिलियन डॉलर दिए, तुमने उसका क्या किया? तुम तो अमीर हो, तुम्हें पैसे क्यों देने थे? तुम अपना अपने आप करो, मैं अपना अपने आप करूंगा, मेरा तुम्हारे से क्या लेना देना। मतलब यहां तक बात हो गई कि कह दिया कि ये तुम्हारे जितने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जहां इंडिया में 30 लाख लोग काम करते हैं, बैक चैनल ऑफिस से होते हैं बड़ी कंपनियों के जो इंडिया में हैं, कि इन लोगों को तुम कॉन्ट्रैक्ट क्यों देते हो? ये इनको तो अंग्रेजी बोली नहीं आती, उनको दो जो अंग्रेजी ढंग से बोल सकते हैं। और साथ में हमारे कलर के ऊपर भी टिप्पणियां की। मस्क साहब कहते हैं कि व्हाइट सुपरमेसी होनी चाहिए। और भारत के ऊपर तो ऐसे अटैक हैं, इतने अटैक तो चाइना पे भी नहीं है जितने हमारे ऊपर है। पता नहीं क्या सोचकर हथकड़ियां हमारे लिए, बेड़ियां हमारे लिए, भिगो 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 के मार रहे हैं वो भी हमारे लिए, रोज टॉन्ट कसते हैं वो हमारे लिए। तो ट्रंप ने जीना हराम किया हुआ है। तो मोदी जी गहरे संकट में हैं, हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो केजरीवाल साहब तो चले गए, लेकिन पता नहीं उनका जाना क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और तमिल मुद्दा गरमा रहा है, लेकिन हाँ, कांग्रेस की स्थिति क्या होगी इस पर भी बात करेंगे। तो पहला प्रश्न बड़ा सिंपल सा आपका स्वागत करते हुए कि सिद्धांत जी, मोदी जी गहरे संकट में नजर आ रहे हैं। ट्रंप साहब तो ऐसा लगता है कि भिगो भिगो के प्रतिदिन मार रहे हैं। कल रात को भी ये हुआ, 4 दिन में चौथा स्टेटमेंट आया कि मैंने तुमको पैसे दिए, मैंने तुमको पैसे दिए। सर, ये क्या दिमाग में है इनके? सर, कौन सी खुन्नस है जो निकाल रहे हैं? खुंदक कहो, खुन्नस कहो, रंजिश कहो, तंज कहो, टोंट कहो, लेकिन हमारे सारे लोग ऐसे चुप बैठे जैसे उनके मुंह में कोई धागे सिल गए हों पूरे के पूरे। पीयूष गोयल चुप, निर्मला सीतारमन चुप, जयशंकर चुप, मोदी चुप, अमित शाह चुप, सारी सरकार चुप है, सारी मीडिया चुप है। रोज हमें जूते पड़ रहे हैं अमेरिका की ओर से, लेकिन हम चुप हैं। सर, ये कौन सा प्रेम है सर? ये क्या हो क्या रहा है? क्या सितारों की चाल है सर? सिद्धांत जी। जी सर। नमस्कार आपका और हमारे दर्शकों नमस्कार, का। नमस्कार। देखिए, मोदी जी की जो दशा है, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। लोग मानते नहीं थे, लोग सुनते नहीं थे, मेरे को अब्यूज करते थे आकर। आज सब कुछ सामने आ जाने के बावजूद भी जिन्होंने नहीं मानना है वो मानते नहीं। जैसे कैसे नहीं मानते, इसका छोटा सा एक एग्जांपल दूं। जैसे अमेरिका ने कह दिया मोदी जी को कि बांग्लादेश की समस्या आप समझें, आपके ऊपर छोड़ता हूं। फट से आईटी सेल की एक लंबी पोस्ट आ गई कि देखिए एक मजबूत नेता के ऊपर कैसे विश्वास जताया अमेरिका ने। बांग्लादेश की समस्या को मोदी जी ही निपट लेंगे, ये विश्वास जताया उनको। उनके द्वारा पैदा की हुई समस्या बांग्लादेश में जो समस्या पैदा हुई वो अमेरिका द्वारा पैदा की गई। उनके द्वारा पैदा की गई समस्या को वो फेंक दे रहे हैं हमारे ऊपर, और इसे भी हम ये सोचकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कितना बड़ा सम्मान हमारा बढ़ा दिया गया कि हम इतने मजबूत है कि ट्रंप ने कह दिया अगर इसे तो आप संभाल लें। तो जिन्हें नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे। मेरा ज्योतिषी आकलन मोदी जी के बारे में जो था 2021 में और ये मैं 2021 में बोल बैठा था कि मंगल की महादशा इनके लिए अच्छी नहीं आने वाली है। अगले 2-3 साल तक कोई नहीं बोला, और 2-3 साल तक अकेले मुझे झेलना पड़ा। लोगों का अब्यूसमेंट, लोगों की खिलाफत, व्हाट्सएप तक में मैसेज करके, टेलीफोन कॉल तक करके मुझे ज्योतिष सिखाने की कोशिश की। अब 3 साल बीत जाने के बाद जब आंखों के सामने नजर आने लगा है, तो अब बहुत से ज्योतिष उनके पतन की कहानी बोलना शुरू कर चुके हैं। तो मैं अपनी उस बात पे अभी भी अडिग हूं। मंगल की महादशा इनको 2028 तक है लगभग, और मंगल का जो संबंध बृहस्पति के नक्षत्र से बना हुआ है इनके लिए फेवरेबल नहीं है। और हकीकत बात यह है कि आज मैं थोड़ा सा और खुल के आपको बताऊं, मैंने ये भी फलादेश किया था कि इनके पीएम बनने का योग नहीं है। वो फलादेश भी मैं फेल नहीं मानता, चूंकि ये पीएम बन गए। इसलिए मैं इसलिए फेल नहीं मानता कि एक प्रोसीजर होता है हर चीज का।
उस प्रोसीजर के बिना कोई चीज, कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति अगर उसको जबरदस्ती हैक करता है तो वो फिर उसमें आप फला देश को फेल कैसे बता सकते हैं। संसदीय दल की मीटिंग अगर बुला ली गई होती तो ये स्थिति नहीं होती जो हुई। उन्होंने संसदीय दल की मीटिंग ही नहीं बुलाई, उन्होंने सीधे एनडीए की मीटिंग बुला के अपने को प्रधानमंत्री खुद घोषित कर दिया, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। संसदीय दल घोषित करता है, संगठन जो होते हैं या घटक दल जो होते हैं वो अपने समर्थन जताते हैं। यही तरीका होता है राजनीति में कि समर्थन लोगों को लगे कि ये लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। यहां ये चीज उल्टी हुई थी। और इनके जो मंगल की महादशा में डाउनफॉल की बात मैंने कही थी, वो सिर्फ इनकी डाउनफॉल नहीं, पार्टी की डाउनफॉल भी बनी। वो उस वक्त 303 से 400 की उड़ान भरने की कोशिश में 240 पे जाके रुके थे। तो ये मंगल की महादशा जो है मोदी जी की, इनके लिए फेवरेबल है नहीं 2028 के मिडिल तक लगभग। और ये अभी चल रहा है, चलता रहेगा। इस वजह से मुझे, और ये सारी चीजें मैंने आकलन की हुई है, इसलिए मुझे मध्यावधि चुनाव की आहट दिखती है, मुझे इनके इस्तीफे की आहट दिखती है कि ये मुश्किल से, मुझे लगता है, अपने पद पे और 1 साल। हालांकि मैं समझ रहा हूं कई लोग कहेंगे वो 75 साल वाली बात आपके दिमाग में है। हाँ, वो भी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब आकलन करता हूं तो देशकाल पात्र को लेना पड़ता है, तो वो भी दिमाग में है। तो वो जो बैरियर आ गया इनके सामने, वो भी इनके लिए एक कांटा बनेगा। मुझे ये और 1 साल से ज्यादा अपनी कुर्सी पे टिकते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यही दर्शकों को याद होगा, मैंने कहा था कि ट्रंप इस बार दोस्ती नहीं निभाएंगे, अमेरिका इस बार दोस्ती नहीं निभाएगा। जबकि अभी शपथ भी नहीं ली थी ट्रंप ने, ये बात मैंने उस वक्त कही थी, दिसंबर में बोली थी, 20 जनवरी को शपथ लेने वाले थे वो, और वो जीत गए थे। जीतने के बाद मैंने कहा था कि ट्रंप का रवैया भारत के साथ इस बार पिछले वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल, इससे ज्यादा और क्या विरोधिता थी और इससे ज्यादा और क्या सफल भविष्यवाणी लोग सुनना चाहते हैं। एक देश का प्रधान इस देश के साथ क्या करेगा वो प्रेडिक्ट किया मैंने एडवांस में, वो भी 1 महीने पहले। वो तो पद में बैठने के बाद अगर मैं बोलता कि रवैया देख के, तो ये देखिए मंगल की महादशा इनके लिए फेवरेबल नहीं है। और भारतवर्ष में एक तबका, बहुत बड़ा तबका, एक तबका नहीं, बहुत बड़ा तबका सिर्फ धर्म के नाम पे आंखें बंद करके बैठा हुआ है। वो भी इस प्रकार से कि ना उनको धर्म समझ में आता है, ना अधर्म समझ में आता है, ना नैतिकता समझ में आती है, ना अनैतिकता समझ में आती है। धर्म की व्याख्या को भी इस प्रकार से उलट पुलट के रख दिया है कि समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। आप देख लीजिए, 4 शंकराचार्य होते थे, अभी शायद 24 शंकराचार्य हो गए भारतवर्ष में, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। और मालूम ही नहीं है, हमारे जैसे लोगों को भी मालूम नहीं है कि बाकी और कौन कौन से शंकराचार्य भारतवर्ष में आ गए। परंपराओं की दुहाई, परंपराओं के नाम पे हर चीज को जायज ठहरा देने की कोशिश, ये हमें पीछे ले जा रही है सर, हमारा पतन हो रहा है। महाभारत में कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। एक संवाद के दौरान भीष्म ने कहा था कि परंपराओं का पालन करना बहुत जरूरी होता है समाज में समरसता, एक रस्ता रखने के लिए। तो कृष्ण ने वहां कहा था, इसमें बहुत अच्छी बात कही थी कि परंपराएं परंपराएं आम के फल की तरह होती है, जब वो जन्म लेती हैं तो वो कड़वी होती है। थोड़े से बड़ी होती, आम थोड़ा बड़ा होता है तो खट्टा हो जाता है, तो उसका भी स्वाद कई लोग लेने लगते हैं। उसके बाद आम मीठा हो जाता है, तो परंपरा बहुत बड़ी हो जाती है और उस परंपरा के पीछे बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि मिठास सबको अच्छी लगती है। लेकिन एक वक्त के बाद वो आम सड़ जाता है। तो परंपराएं भी ऐसी चीज है जो वक्त के साथ मॉडिफाइड होती हैं, वक्त के साथ बदलती हैं। वक्त के साथ ताल मिलाते हुए आप परंपराओं को नहीं मानेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, पिछड़े रह जाएंगे। अभी भी ऐसे बहुत से कबीले, ऐसे बहुत सी जगह है जो अपनी परंपराओं को जकड़ के बैठे हुए हैं, वो कहीं भी नहीं है विश्व के परिदृश्य में। उल्टे उन्हीं परंपराओं की वजह से उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनकी जगहें छीनी जा रही है, उनके जल जंगल जमीन पे उनके अधिकारों को भी छीन लिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास
ना कानूनी जानकारी है, ना वो बाहर के शेष विश्व से जुड़े हुए हैं, और वो अपनी लड़ाई कर भी नहीं पाते। करते भी हैं तो आधुनिक शक्ति के सामने वो पार नहीं पाते।